ये पहले से कहीं अधिक भारी, भव्य और ताकत की भावना से भरा हुआ था। लेकिन सबसे मुख्य बात यह थी कि हत्या की तलवार, किलिंग स्वॉर्ड की घातक प्रकृति के कारण लिन फैन की आंखें और चेहरा बेहद गंभीर हो गए थे। उनकी आंखों की पुतलियां हल्की लाल होने लगीं, सांसें भारी हो गईं और पूरी तलवार के इर्द गिर्द लाल रंग की लपटों जैसी एक परत छा गई, मानो तलवार जल रही हो। असल में ये लपटें उस घातक आभा साक्षी से बनी थीं। लिन फैन ने तुरंत हत्या की तलवार को वापस खींच लिया। उनका दिल अभी भी कांप रहा था और उन्होंने मन ही मन सोचा, असुर तलवार की हत्यारी ऊर्जा से बने इस दिव्य हथियार से यही उम्मीद थी। इसमें समाई घातक आभा हद से ज्यादा हावी होने वाली है। मेरी मौजूदा मानसिक शक्ति के बावजूद अगर मैं इससे प्रभावित हो सकता हूं, तो डर है कि लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने पर मैं आपा खो बैठूंगा। लेकिन चाहे जो भी हो, जुड़वा आत्माओं, ट्विन मार्सल सोल्स में बदलने के बाद मेरी ताकत एक कदम और आगे बढ़ सकती है। हत्या की तलवार की घातक आभा लिन फैन की उम्मीद से कहीं ज्यादा हावी थी, यहां तक कि इस आत्मा का स्वामी होने के बावजूद वे खुद भी इससे प्रभावित हो गए थे। सोचना भी मुश्किल था कि अगर कोई और इस तलवार से छूटी घातक आभा की चपेट में आ गया तो उसका क्या हाल होगा। अब वापस स्टार डॉ जंगल चलते हैं। पहले 99,000 साल वाले 2 आत्मा जानवरों, सोल बीस्ट्स का काम तमाम करते हैं। उनके आत्मा छल्लों, सोल रिंग्स को अवशोषित करके इस हत्या की तलवार में जोड़ते हैं ताकि ताकत बढ़े। उसके बाद उस बंदर और पानी के सांप को खत्म करेंगे और फिर वापस आकर शियावू को मारेंगे। अगर तांगहाओ ने रोकने की हिम्मत की तो उसे भी बिना किसी रहम के मार दूंगा। उसके बाद समंदर वाली वेल को ठिकाने लगाएंगे, फिर तो सीधे उड़ान ही भरेंगे ना। सिस्टम, तुम बताओ मैं सही कह रहा हूं ना? तो शुरुआती मिशन पूरे हो चुके हैं। अब परमदेव सम्राट, सुप्रीम गॉड एम्परर बनने का अंतिम मिशन आ जाना चाहिए। लिन फैन ने अपने भविष्य की कल्पना करते हुए बड़े उत्साह के साथ कहा। नया मिशन जारी किया गया है। मेजबान होस्ट ने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर आखिरकार श्रेक अकादमी में दाखिला ले लिया है, लेकिन झाओ वुजी की अनुचित मांग के कारण मेजबान चौथे मूल्यांकन को पास नहीं कर सके। कृपया मेजबान झाओ वुजी के सामने एक अगरबत्ती जलने तक टिके रहें और इस व्यावहारिक परीक्षा को पास करें। पुरस्कार: जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति, इनेट फुल सॉइल पावर की प्रतिभा। लिन फैन के माथे पर त्योरियां चढ़ गई और उन्होंने गुस्से में पूछा, सिस्टम, मेरी मौजूदा ताकत क्या है और मेरी उम्र कितनी है? 12 साल, 31वीं श्रेणी की आत्मा शक्ति। सिस्टम का बनाया माल हमेशा बेमिसाल। सिस्टम, मैं एक बार फिर ध्यान से दोहरा रहा हूं, मैं लिन फैन इस साल 46 साल का हूं और 99वीं श्रेणी का शीर्षक डोलुओ, टाइटल डोलुओ हूं। लिन फैन ने एक गहरा सांस लिया और गंभीरता से अपना परिचय दिया। कृपया सिस्टम के अनुसार दी गई उम्र को ही मान्य माने। सिस्टम, अगर कोई दिक्कत है तो हम इसे ठीक कर सकते हैं ना? कृपया सिस्टम के अनुसार दी गई उम्र को ही मान्य माने। भाड़ में जा। कैसा घटिया सिस्टम है, मैं वापस श्रेक अकादमी नहीं जाऊंगा। कृपया सिस्टम के अनुसार दी गई उम्र को ही मान्य माने। लिन फैन, जो एक महान और सम्मानित टाइटल डोलुओ थे, इस सिस्टम के चक्कर में पूरी तरह मानसिक संतुलन खो बैठे थे। रास्ते से गुजर रहे ग्रामीणों ने लिन फैन को सड़क पर अकेले बड़बड़ाते और गालियां देते देखा तो वे तुरंत उनसे दूरी बनाकर दूर भाग गए। आखिरकार लिन फैन एक बार फिर श्रेक अकादमी पहुंचे और ली युसोंग की अजीब सी नज़र के बीच अकादमी के भीतर दाखिल हुए। जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति की प्रतिभा अभी भी लिन फैन के काम की थी। हालांकि उन्हें हत्या की तलवार जैसी दिव्य स्तरीय आत्मा मिल गई थी, लेकिन इस सिरफिरे सिस्टम ने ये तो नहीं कहा था कि उनकी साधना, कल्टीवेशन करने की प्रतिभा भी बढ़ जाएगी, वरना सिस्टम पुरस्कार में जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति क्यों देता? लिन फैन ने कैंपस के मुख्य मैदान में कदम रखा, लेकिन उन्हें वहां तांग सान और बाकी लोग नजर नहीं आए। जाहिर था कि वे झाओ वुजी के पास आखिरी व्यावहारिक परीक्षा के लिए गए होंगे। लिन फैन तुरंत अकादमी के पिछले हिस्से की ओर बढ़ गए। रुको, तुम जासूस फिर से वापस कैसे आ गए? बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? लू छीबिंग ने लिन फैन को देखा और तुरंत आगे आकर उनका रास्ता रोक लिया। दफा हो जाओ, मेरा तुम्हारे साथ खेलने का कोई मूड नहीं है। लिन फैन ने ठंडे भाव से लू छीबिंग की तरफ देखा। लिन फैन की उस बेरुखी भरी नज़र को देखकर लू छीबिंग कांप उठे। उन्हें अचानक एक अनजान सा डर महसूस हुआ। जब तक साफ साफ नहीं बताओगे, मैं तुम्हें अकादमी में यूं ही घूमने नहीं दूंगा। लू छीबिंग ने ये कहते हुए अपनी आत्मा स्टार लुआओकी को प्रकट किया। अचानक उन दोनों के आसपास का आसमान धुंधला हो गया और उनके पैरों के नीचे एक चौकोर शतरंज का जाल उभर आया। लू छीबिंग ने एक काला गोटी पासा हाथ में पकड़ा हुआ था और उनके शरीर पर 6 लाल रंग के छल्ले तैरने लगे। वे 66वीं श्रेणी के सोल एम्परर, आत्मा सम्राट थे। अपनी औकात से बाहर का काम कर रहे हो, लिन फैन ने हिकारत से मुस्कुराते हुए कहा और उनके हाथ में एक 3 फुट लंबी नीले हरे रंग की तलवार आ गई। जैसे ही लिन फैन के 9 छल्ले पीले पीले, बैंगनी बैंगनी, काले 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 नीचे उतरे, लू छीबिंग पसीने से तरबतर हो गए।
लिन फैन के विशाल दबदबे और आभा ऑरा के तले वे झुकने पर मजबूर हो गए। टाइटल डोलुओ। लिन ने अपनी आंखें फाड़ लीं और डर के मारे दबी आवाज में कहा। इस समय लू छीबिंग सिर्फ किसी बड़े दुश्मन से घिरे नहीं थे, बल्कि एक डरे हुए परिंदे की तरह कांप रहे थे। जब किसी इंसान की ताकत दूसरों से हद से ज्यादा आगे निकल जाती है तो सामने वाले के अंदर लड़ने की हिम्मत ही नहीं बचती। तुम क्या अब भी मेरा रास्ता रोकोगे? तुमने बहुत ठंडे स्वर में पूछा। वरिष्ठ महोदय मेशा, मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ। लू छीबिंग को अब जाकर समझ आया कि ली यूसोंग ने इस बंदे को अंदर क्यों आने दिया था। भला किसकी हिम्मत होती जो इसे रोकता? अगर कोई रोकने की जुर्रत करता भी तो उसकी सारी हेकड़ी एक पल में निकल जाती। तो फिर रास्ते से हटते क्यों नहीं? क्या मैं झाओ वुजी के हटने का इंतजार करूं? महोदय, कृपया अपनी मर्जी से जाएं। लू छीबिंग का सारा गुरूर हवा हो चुका था। उन्होंने तुरंत अपनी आत्मा को वापस खींचा और एक तरफ हट गए। तुम लकड़ी के तख्तों से बने छोटे रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अकादमी के मकानों की तरफ चले गए। एक मेहराबदार दरवाजे को पार करते ही मैदान में तुम्हें तांगसान, शियाओवू, झू झूछिंग और निंग रोंगरोंग दिखे, जो चारों मिलकर झाओ वुजी पर हमला कर रहे थे। जमीन पर एक अगरबत्ती अभी भी जल रही थी। एक तरफ खड़े होकर ये नज़ारा देख रहे दाई मुबाई और ऑस्कर ने तुम्हें आते हुए देखा। अरे, तुम फिर से आ गए? भाग नहीं गए थे? दाई मुबाई 2 कदम आगे आए और चिढ़ते हुए बोले। जाहिर है, मैं यहाँ व्यावहारिक परीक्षा देने आया हूँ, तुमने भारी मन और गुस्से में कहा। अगर ये सिस्टम बेजान और बिना शरीर का ना होता तो तुम अब तक उसे घसीट कर बाहर लाते और उसकी धुनाई कर देते। कमाल है, एक महान टाइटल डोलुओ को परीक्षा देने के लिए एक सोल सेंट आत्मा संत के सामने खड़ा कर दिया और शर्त ये रखी कि झाओ वुजी के सामने एक अगरबत्ती जलने तक टिके रहना है। अब एक अगरबत्ती तक तुम टिकोगे या वो टिका रहेगा? ऑस्कर तुम्हारे पास आया और ज्ञान देने वाले अंदाज में बोला। हालांकि तुम शायद एक सॉइल मास्टर, आत्मा मास्टर हो, लेकिन झाओ सर 76वीं श्रेणी के सॉइल सेंट हैं। वे हमले और बचाव दोनों में माहिर हैं। उनके शरीर में कोई कमजोरी नहीं है। और हाँ, तुमने उन 2 सॉसेज के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। आखिरी बात कहते ही ऑस्कर ने सीधा तुम्हारे आगे हाथ फैला दिया। 1 सॉसेज के 5 तांबे के सिक्के तो 2 के 10 हुए। शुक्रिया। तुमने ऑस्कर की तरफ एक नज़र डाली। सोच छोटी है, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। मुझे तुम्हारा सॉसेज पसंद आया, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। आगे से लोगों से कहना कि मैंने इसकी सिफारिश की है, फिर देखना तुम्हारे सॉसेज धड़ाधड़ बिकेंगे। आखिर एक टाइटल डोलुओ तुम्हारे सॉसेज की तारीफ कर रहा है, इस विज्ञापन से तो तुम्हें भारी फायदा होगा। दाई मुबाई ऑस्कर के पास आकर हंसते हुए बोले। हा, तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम खुद ही एक टाइटल डोलुओ हो? तुम्हें क्या लगता है टाइटल डोलुओ कोई आलू प्याज हैं जो जहां चाहो वहां मिल जाएं? तुम्हें पता भी है कि पूरे महाद्वीप में कुल कितने टाइटल डोलुओ हैं? पैसे नहीं हैं देने को तो साफ कह दो। तुमने बिल्कुल शांत होकर कहा, आज के ज़माने में सच बोलो तो कोई यकीन ही नहीं करता। ये तो कहो कि मेरा मिजाज नरम है। अगर तुम दूगुबो जैसे किसी बंदे से इस तरह बात करते तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कब मारे गए। दाई मुबाई ने बेरुखी से कहा। छी, ये दूगुबो कौन है? नाम तक नहीं सुना कभी। हाँ यार, ये दूगुबो कौन है? ऑस्कर ने भी पूछा। तुमने सिर हिला दिया। सच में आज के नौजवानों को जरा भी जानकारी नहीं है। पूरे महाद्वीप में जहर के मामले में मशहूर पॉइजन डोलुओ, विष डोलुओ के बारे में भी इन्हें कुछ नहीं पता। दाई मुबाई पूरी तरह निरुत्तर हो गए। तुम सीधा नाम लोगे तो किसे पता चलेगा? अगर तुम पॉइजन डोलुओ कहते तो मुझे जरूर पता होता। खैर, जब तुम खुद को टाइटल डोलुओ कह ही रहे हो तो जाओ और झाओ सर के सामने एक अगरबत्ती जलने तक टिककर दिखाओ। परीक्षा अपने आप पास हो जाएगी। डींगे तो कोई भी हाँक सकता है। दाई मुबाई ने नाक भौं से कोड़ी। उन्हें साफ लग रहा था कि तुम्हारे दिमाग में कोई कमी है और तुम्हारी बातों पर यकीन करना बेवकूफ़ी होगी। बिल्कुल, जाओ और तांगसान और बाकी लोगों के साथ मिलकर झाओ सर की परीक्षा पास करो। ऑस्कर ने भी कहा। मजाक बना रखा है। मैं एक महान टाइटल डोलुओ होकर एक मामूली सोल सेंट से निपटने के लिए इन बच्चों के साथ हाथ मिलाऊंगा? ये बात बाहर फैली तो मेरी इज्जत का क्या होगा? तुमने दोनों हाथ पीछे बांध लिए, सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और बड़े अभिमान से कहा, ये सिस्टम भी ना, जो भी काम देता है उसमें कोई चुनौती ही नहीं होती। तुम्हारे मन में सिस्टम के लिए प्यार और नफरत दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। झाओ सर, एक नया छात्र और आया है दाखिले के लिए। दाई मुबाई के पास तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने सीधे झाओ वुजी को आवाज लगाई। झाओ वुजी के उभरे हुए डरावने डोलो शोलों ने तांगसान, शियाओवू और झू झूछिंग के हमलों को एक ही झटके में पीछे धकेल दिया। उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा। एक और आ गया? बढ़िया, मुझे भी लग रहा था कि अभी मजा नहीं आ रहा है, सब एक साथ आ जाओ। झाओ वुजी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वे तुम्हारी तरफ देखकर चिल्लाए, छोटू, उम्मीद है तुम एक अटैक टाइप सोल मास्टर, हमलावर आत्मा मास्टर होगे, ताकि मुझे थोड़ी सी खुजली का एहसास तो करा सको। शियाओवू का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। सांगे,
एक तो वो बेशर्म और ठरकी अधेड़ उम्र का आदमी अंकल कम था, जो अब ये एक और आ गया। इस अकादमी में तो रहा ही नहीं जा सकता। मुझे मास्टर की बात सुनकर इस अजीब सी अकादमी में आना ही नहीं चाहिए था, टांग सैन ने शियाओ वू को धीमी आवाज में जवाब दिया। टांग सैन ने शियाओ वू को फुसफुसाते हुए जवाब दिया। हालांकि उसका व्यवहार थोड़ा बेशर्म था, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा है और मैं महसूस कर सकता था कि उस समय उसने जानलेवा हमला नहीं किया था। निंग रोंग ने पीछे मुड़कर मन में सोचा, दिलचस्प अंकल, झाओ वूजी की बात सुनते ही आप नाखुश हो गए। वैसे तो मैंने हल्का हाथ रखने का सोचा था, लेकिन जब आपने ऐसा कह ही दिया है तो आपकी इच्छा पूरी न करना मेरी बेरुखी होगी। एक अगरबत्ती जलने तक का समय, अगर मेरी पिटाई के दौरान आप एक अगरबत्ती के समय तक बिना बेहोश हुए टिक गए तो मैं हार मान लूंगी। तुम आगे बढ़े और झाओ वूजी से ठंडे स्वर में बोले, शिक्षक झाओ, आपको सावधान रहना होगा। वो कह रहा है कि वो एक शीर्ष स्तर का योद्धा है। दाई मुबाई ने आग में घी डालते हुए कहा, शीर्ष स्तर का योद्धा कहाँ है? शियाओ वू चौंक गई और उसने दाई मुबाई की तरफ देखा। हा, तुम एक शीर्ष स्तर के योद्धा हो? झाओ वूजी ने तुम्हारी तरफ देखा। तुम्हारी उम्र साफ तौर पर 12 साल से ज्यादा है, लगभग 20 के आसपास होगी। शियाओली काम कैसे करता है? खैर कोई बात नहीं, जब आ ही गए हो तो मेरे साथ थोड़ा खेल लो, फिर बाद में शियाओली से हिसाब चुकता करूंगा। वैसे लड़के, तुमने कभी शीर्ष स्तर का योद्धा नहीं देखा ना? ऐसा होने के लिए मेरी तरह पूरे शरीर पर मांसपेशियां होनी चाहिए। उनके कहने का मतलब यह था कि तुम जैसे चिकने चेहरे वाले लड़के भला इतने शक्तिशाली योद्धा कैसे हो सकते हो? युवाओं में समझ की कमी होती है, मैं समझता हूं। मुझे नहीं पता था कि महान अचल विस्मय राजा भी अपने छात्रों की तरह ही नासमझ हैं। तुमने सिर हिलाया और तिरस्कार से कहा, तुम लोग पीछे हट जाओ, प्रवेश परीक्षा का जिम्मा मैं संभालता हूं। तुमने शांति से कहा, अंकल, क्या आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है? निंग रोंग ने मजे लेते हुए कहा, जाओ, जाकर कहीं और खेलो। अगर तुम्हारे पिता आते तो बात कुछ और होती। तुमने अवाक होकर कहा, अगर तुम्हारी आत्मिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई और तुम्हें इसका उल्टा झटका लगा तो क्या चेनशिन मुझसे लड़ने नहीं आ जाएगा? निंग रोंग दंग रह गई और सोच में डूब गई कि तुम्हें उसके दादाजी के बारे में कैसे पता। बकवास बंद करो, आ जाओ लड़के। तुम्हारे इस कमजोर शरीर को देखते हुए मैं तुम्हें पहला मुक्का मारने की छूट देता हूं। मारो मुझे। झाओ वूजी के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और उसने हिकारत से कहा, एक मामूली आत्मिक संत होकर एक शीर्ष स्तर के योद्धा को पहला मुक्का मारने की चुनौती देना, ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो चलो, मैं तुम्हें अच्छे से गुदगुदी करता हूं। तुम्हारा चेहरा शांत था। तुमने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाई और तेजी से एक मुक्का झाओ वूजी के पेट पर जड़ दिया। कुछ खास नहीं। झाओ वूजी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसका चेहरा अचानक बदल गया और अगले ही पल वो एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। हुश! झाओ वूजी के टकराने से पीछे के मकान में एक बड़ा सा छेद हो गया। शिक्षक झाओ अभी अभी उड़कर दूर जा गिरे। ऑस्कर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा, मुझे भी नहीं पता शिक्षक झाओ को इतनी दूर फेंकने के लिए कितनी ताकत की जरूरत होगी। दाई मुबाई को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वाकया ही उसने पहले अपना हाथ रोका हुआ था। एक आत्मिक संत को इतनी आसानी से एक ही मुक्के में उड़ा दिया गया। टांग सैन मन ही मन तुम्हारी ताकत से हैरान था। दहाड़! मकान के उस छेद से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। झाओ वूजी का शरीर पहले से एक आकार और बड़ा होकर छेद के पास दिखाई दिया। उसके चारों ओर 7 आत्मिक वलय चक्कर काट रहे थे और विशेष रूप से उसके होठों के कोने से खून बह रहा था। कितनी अद्भुत ताकत है! लगता है मैंने तुम्हें कम आंका। अपनी आत्मा को बाहर निकालो, एक बार फिर। झाओ वूजी के चेहरे से अब वो तिरस्कार का भाव गायब हो चुका था। तुमने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। झाओ वूजी सचमुच एक पैदाइशी सैंडबैग था। इस मामले में वो काफी प्रतिभाशाली था। इसके तुरंत बाद तुमने अपने आत्मिक वलयों को बाहर निकाला। 1, 2। झाओ वूजी ने जब पहले 200 वर्षीय वलय और 2000 वर्षीय वलय देखे तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके बाद अरे 9 वलय! झाओ वूजी हकलाने लगा। झाओ वूजी हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे की मांसपेशियां बुरी तरह फड़कने लगीं। धत तेरे की, कौन सोच सकता था कि एक शीर्ष स्तर का योद्धा अकादमी में एक छात्र के रूप में दाखिला लेने आएगा? ये पागलपन नहीं तो और क्या है। अगर तुम्हारे पास दिमाग पढ़ने की शक्ति होती तो तुम निश्चित रूप से झाओ वूजी से सहमत होते, क्योंकि ये व्यवस्था सिर्फ पागल ही नहीं थी बल्कि इसे सुधार की भी जरूरत थी। दुर्भाग्य से इस व्यवस्था ने तुम्हें ये मौका नहीं दिया। खासकर झाओ वूजी का आगे बढ़ता हुआ बायां पैर जमीन पर टिकने से पहले ही हवा में जम गया। यह क्या बवाल है! नए छात्रों की परीक्षा लेते लेते एक शीर्ष स्तर का योद्धा सामने आ गया और मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए उसे पहला मुक्का मारने की छूट दे दी। फ्लेंडर ने मुझे बर्बाद कर दिया।
झाओ वूजी ने मन ही मन दहाड़ लगाई, लेकिन वो भूल गया कि बातें भी उसी ने बोली थीं और हरकतें भी उसी की थीं। जैसे ही आत्मिक वलयों के प्रभाव से तुम्हारी आत्मिक शक्ति बढ़ी, उस विशाल आत्मिक शक्ति के झटके ने दाई मोबाई, टैंग सैन और बाकी लोगों को सीधे कई मीटर पीछे धकेल दिया। नहीं, क्या वो सचमुच एक शीर्ष स्तर का योद्धा है? यह झूठ है ना? एक इतना महान योद्धा इतनी मामूली और गरीब अकादमी में क्यों आएगा? लेकिन मामूली और गरीब अकादमी, दाई मोबाई ने हक्के बक्का होकर कहा। दाई भाई, हम दोनों अभी अभी उसका मजाक उड़ा रहे थे, कहीं वो बाद में हमसे बदला तो नहीं लेगा। ऑस्कर की हालत और भी खराब थी। उसने दाई मोबाई को पीछे से पकड़ रखा था और कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ याद दिलाया, ऐसा नहीं होगा। आखिरकार एक शीर्ष स्तर के योद्धा का रुतबा कितना बड़ा होता है, हमसे बदला लेने पर उनके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। दाई मोबाई ने थोड़े संशय के साथ गंभीर आवाज में कहा। शियाओ वू तो पूरी तरह से टैंग सैन के पीछे छिपकर थर-थर कांप रही थी। टैंग सैन को लगा कि शियाओ वू तुम्हारे दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए उसने तुरंत ढाढ़स बंधाया। शियाओ वू, डरो मत, सब ठीक है, उनका प्रभाव हमारी तरफ नहीं है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक शीर्ष स्तर के योद्धा का प्रभाव एक आत्मिक संत की तुलना में वैसा ही था जैसे हाथी और चींटी। आज पहली बार शीर्ष स्तर के योद्धा को देखकर समझ आया कि उनकी ख्याति सचमुच सही है। भैया, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा दबाव ज्यादा महसूस हो रहा है, शियाओ वू ने जवाब दिया। वो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत भयानक हैं, शियाओ वू ने मन ही मन कड़वाहट से सोचा। उसने याद किया कि कैसे पहले चौराहे पर तुमने उसे छेड़ा था। शियाओ वू जान गई थी कि उसकी पहचान निश्चित रूप से इस शीर्ष स्तर के योद्धा को पता चल चुकी है। यही भाग्य है, मैं भैया को इसमें बिल्कुल नहीं घसीटूंगी, शियाओ वू ने चुपके से टैंग सैन के लिए सोचा। शियाओ वू के मन में थोड़ी लाचारी थी। उसने अनुमान लगाया कि शायद तुम खुद इस अकादमी के रास्ते पर आ रहे थे और तभी अचानक उसका सामना तुमसे हो गया, इसीलिए तुम उसके पीछे पीछे यहाँ तक चले आए और एक छात्र के रूप में दाखिला लिया। निश्चित रूप से तुम्हारी नज़र उसकी आत्मिक हड्डियों पर है। दूर काम कर रहे ली यूसोंग और लू किबिंग ने एक साथ मकान की तरफ देखा, लेकिन कोई भी इस तरफ नहीं आया। ओल्झाओ, हम भी मदद करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते, वैसे भी तुम्हारी चमड़ी मोटी है, कुछ मुक्के ज्यादा खा लोगे तो कुछ नहीं होगा। दोनों ने एक साथ यही सोचा। ली यूसोंग और लू किबिंग को साफ तौर पर लगा कि झाओ वूजी के उतावले और घमंडी स्वभाव के कारण ही उसने निश्चित रूप से तुम जैसे शीर्ष स्तर के योद्धा को नाराज कर दिया होगा। काफी देर तक अजीब स्थिति में फंसे रहने के बाद झाओ वूजी ने अपना आगे बढ़ता हुआ बायां पैर आखिरकार पीछे खींच लिया और हाथ जोड़कर सम्मानपूर्वक कहा, आदरणीय शीर्ष स्तर के योद्धा महोदय, मुझे नहीं पता कि आपकी उपाधि क्या है, हमारी अकादमी आपकी क्या मदद कर सकती है। आप बेझिझक कहें, मेरी उपाधि तलवार की परछाई है। तुम्हें अचानक याद आया कि तुम्हारी अभी तक कोई अच्छी उपाधि नहीं थी। ये सोचकर कि तुम्हारी आत्मा हरित छाया तलवार है, तुमने अपनी उपाधि तलवार की परछाई रख ली। झाओ वूजी ने तुरंत हार मानते हुए कहा, तलवार की परछाई महोदय, अभी थोड़ी गलत फहमी हो गई थी, मुझे नहीं पता कि आप हमारी अकादमी में किस काम से आए हैं। कोई चारा नहीं था, जब स्थिति सामने वाले के पक्ष में हो तो हार मान लेना मरने से तो बेहतर ही है। एक शीर्ष स्तर के योद्धा के सामने हार मान लेना कोई शर्म की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, मुझे तो तुम्हारा वही पहले वाला घमंडी रूप पसंद था जिसमें तुमने कहा था कि तुम्हारी व्यावहारिक परीक्षा पास करने के लिए एक अगरबत्ती के समय तक टिकना होगा। अभी भी आधी अगरबत्ती का समय बाकी है। इसके अलावा मुझे तुम्हें अच्छे से गुदगुदी भी तो करनी है। तुम मुस्कुराए और मुक्के के आकार के अपने बड़े हाथ को देखा। झाओ वूजी का चेहरा उतर गया। तुम्हें हमला करने के लिए तैयार देखकर वो चिल्लाया, चेहरे पर मत मारना। आह! तुम तेजी से आगे बढ़े और सीधे एक अपरकट जड़ दिया। झाओ वूजी की ताकत इतनी भी नहीं थी कि तुम्हें अपनी आत्मा हरित छाया तलवार को बाहर निकालने की जरूरत पड़े। ये तो बहुत क्रूरता है, दाई मोबाई ने बिना देखे ही सीधे कहा। ऑस्कर ने सहमति में सिर हिलाया। अच्छा हुआ। निंग रोंगरोंग के चेहरे पर मजे लेने के भाव थे, यहाँ तक कि उसने तरबूज के बीज भी निकाल लिए। झू झुकिंग की आंखों में एक चमक आई, न जाने वो क्या सोच रही थी। शियाओ वू, मैंने नहीं सोचा था कि अभी अभी जो आत्मिक संत इतना घमंडी बन रहा था वो एक शीर्ष स्तर के योद्धा के हाथों में विरोध करने के लायक भी नहीं बचा। सचमुच वो आत्मिक गुरुओं के संसार के शिखर पर खड़े योद्धा हैं। क्यों शियाओ वू, तुम क्या कहती हो? टैंग सैन की आंखों में ताकत पाने की ललक साफ दिखाई दे रही थी। यह ताकत के प्रति उसकी चाहत थी। हाँ, शीर्ष स्तर के योद्धा सचमुच बहुत शक्तिशाली होते हैं। शियाओ वू ने बिना मन के टैंग सैन को जवाब दिया। वो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत भयानक हैं। शियाओ वू ने मन ही मन कड़वाहट से सोचा। धड़ाम! तुम्हारे मुक्के से उड़कर झाओ वूजी जमीन पर गिरा, जिससे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया और झाओ वूजी उस गड्ढे में पूरी तरह से फैलकर औंधे मुंह गिर गया। फिर धीरे से उठा और लड़खड़ाते हुए गड्ढे के किनारे तक आया।
उसकी आंखों में तुम्हारे कई सारे साये दिखाई दे रहे थे। बहुत शक्तिशाली। झाओ वूजी खुद को संभाल नहीं पाया और पीछे की ओर गिर गया और उसका सूजा हुआ चेहरा गड्ढे में बेहोश हो गया। कितना मजा आया। जब मैं शीर्ष स्तर का योद्धा बना था तब भी मुझे आज जितना मजा नहीं आया था। तुमने अपने दोनों हाथों और गर्दन को थोड़ा हिलाया डुलाया ताकि खुद को आराम दे सको। इसके तुरंत बाद तुम मुड़े और गंभीरता से दाई मुबाई और ऑस्कर की तरफ देखा। साफ दिख रहा था कि गए। जब दाई मुबाई और ऑस्कर ने तुम्हारी इस भयानक छवि को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो उन्हें अपनी पुरानी बातें याद आ गईं और वे डर के मारे कांप उठे। अरे ओ सुनहरे बालों वाले और बड़े सॉसेज वाले भैया, तुम दोनों अपने शिक्षक झाओ को उठाकर वापस उनके कमरे में क्यों नहीं ले जाते? अगर वह जागने पर खुद को जमीन पर लेटा हुआ पाएंगे तो यकीनन तुम दोनों का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। तुमने उन दोनों को याद दिलाया। अरे हाँ महोदय, हम अभी ले जाते हैं। दोनों घबराते हुए तुरंत झाओ वूजी को उठाकर पास के एक लकड़ी के मकान की तरफ ले गए। उनकी फुर्ती देखने लायक थी। उन्होंने जरा भी देर नहीं की। ठीक है दोस्तों, तुम सब व्यावहारिक परीक्षा में सफल हो गए हो। अब जाकर दूसरे शिक्षकों से मिलो। तुमने बेहद शांत भाव से टैंग सैन और बाकी तीनों की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा। महोदय, आपकी उपाधि तलवार की परछाई है ना? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। क्या आप किसी गुट से नहीं जुड़े हैं? निंग रोंग रोंग तुमसे बिल्कुल नहीं डरी, बल्कि उत्सुकता से तुम्हारे पास आकर बोली। झू झुकिंग के कान भी खड़े हो गए और वो चुपके से तुम्हारी बातें सुनने लगी। अगर वह सचमुच किसी गुट से नहीं जुड़े हैं और मैं उन्हें अपना गुरु बना सकूं तो शायद मेरा भाग्य बदल जाए। क्यों? क्या 7 रत्न वाले संप्रदाय की राजकुमारी मुझे अपने पाले में लाना चाहती है? तुमने अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर शांत स्वर में कहा। अगर आप तैयार हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे पिताजी आपका स्वागत करेंगे, निंग रोंग रोंग ने खुश होते हुए कहा। धत, अगर मुझे जुड़ना होता तो मैं बहुत पहले ही जुड़ जाता। तुम्हारे बुलाने की नौबत ही क्यों आती? इतना कहकर तुमने अपनी आत्मा को बाहर निकाला, हरित छाया तलवार पर पैर रखा और वहां से चले गए। कितने शानदार हैं, बिल्कुल मेरे तलवार वाले दादाजी की तरह, निंग रोंग रोंग ने आंखों में चमक लाते हुए खुद से कहा। वो चले गए? उन्होंने मुझे जान से क्यों नहीं मारा? शियाओ वो दंग रह गई। वो तो मरने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन वो इस तरह चले गए। क्या उन्होंने मुझे नहीं पहचाना? असंभव। निश्चित रूप से उनकी कोई और बड़ी योजना है। शियाओ वू ने सिर हिलाकर इस बात को खारिज कर दिया। शियाओ वू, चलो वापस चौराहे पर चलकर दूसरे शिक्षकों को ढूंढते हैं। टैंग सैन ने शियाओ वू को खोया हुआ और अजीब तरह से सिर हिलाते देखकर लाचारी से याद दिलाया। तुम अकादमी से ज्यादा दूर नहीं गए थे, बल्कि पीछे के पहाड़ के जंगलों में आ गए थे। भगवान जाने इस उलटफेर वाले सिस्टम का अगला काम इस अकादमी से जुड़ा है या नहीं। सिस्टम, काम का इनाम दो। शांत जंगल में तुमने थोड़ी उम्मीद के साथ कहा। बधाई हो, आपने घायल होने के बावजूद बड़ी मुश्किल से शिक्षक झाओ की एक अगरबत्ती के समय वाली व्यावहारिक परीक्षा को पास कर लिया है। घायल होने के बावजूद? बड़ी मुश्किल से? इस व्यवस्था की खुली आंखों से झूठ बोलने की कला वाकई बेमिसाल थी। तुम अब इस कम दिमाग वाली व्यवस्था के आदी हो चुके थे, इसलिए तुमने आगे कुछ भी बोलना बेकार समझा। इनाम, जन्मजात पूर्ण आत्मिक क्षमता। अगले ही पल तुम्हें महसूस हुआ कि पूरी दुनिया जैसे साफ हो गई है और आसपास की ऊर्जा को महसूस करने की तुम्हारी क्षमता अचानक बहुत तेज हो गई। तो ये होती है जन्मजात पूर्ण आत्मिक क्षमता। कोई आश्चर्य नहीं कि जन्मजात आत्मिक स्तर जितना ऊंचा होता है, अभ्यास की गति उतनी ही तेज होती है, क्योंकि ऊर्जा को सूखने की क्षमता में जमीन आसमान का अंतर होता है। देखा जाए तो ये व्यवस्था कभी काम की लगती थी तो कभी बिल्कुल बेकार, लेकिन फिर भी ये कुछ काम की चीजें दे ही देती थी, जैसे कि दिव्य स्तर की आत्मा या फिर ये जन्मजात पूर्ण आत्मिक क्षमता। सिस्टम, तुम भगवान बनने का काम कब दोगे? तुमने एक बार फिर गंभीरता से पूछा। कृपया ऊंचे ख्वाब न देखें। आप अभी 31वें स्तर के आत्मिक गुरु हैं, जो आत्मिक गुरुओं के संसार में एक नौसिखिया माना जाता है। मैं आत्मिक गुरुओं के संसार का नौसिखिया? जरूर यह व्यवस्था जब ब्रह्मांड के चक्र से गुजर रही थी तब इसकी मुख्य बुद्धि कहीं खो गई होगी, तभी तो यह पूरे 40 साल की देरी से आई है। यह व्यवस्था एक शीर्ष स्तर के योद्धा को शुरुआत करने वाले नौसिखिए की तरह मानकर आगे बढ़ा रही थी। कहीं ये तुम्हारे साथ भेदभाव तो नहीं कर रही थी? तुमने मन ही मन सोचा, जब मैं भगवान बन जाऊंगा तो सबसे पहले इस व्यवस्था को फेंक दूंगा, ताकि इसके साथ रहते रहते मेरा दिमाग खराब न हो जाए। तुम अभी इन्हीं विचारों में खोए हुए थे कि तभी दिमाग में फिर से वही ठंडी मशीनी आवाज गूंजी। नया काम जारी किया जाता है। सफलतापूर्वक इस अकादमी में शामिल हों और अपनी पढ़ाई की यात्रा शुरू करें। अकादमी की विशेष शिक्षण पद्धति के कारण आप बड़े आत्मिक युद्ध क्षेत्र में अभ्यास के लिए जाएंगे और आपको आत्मिक गुरुओं के मुकाबले में रखा जाएगा। क्योंकि आप इस स्तर में सबसे नीचे हैं, इसलिए दर्शक आपका मजाक उड़ाएंगे। कृपया आप इस युद्ध क्षेत्र में खुद से 5 स्तर ऊंचे आत्मिक गुरु को हराएं। इस काम को छोड़ने का विकल्प भी मौजूद है।
इस काम का इनाम 3 स्तर की आत्मिक शक्ति, सोने के सिक्के और पूरे महाद्वीप का नक्शा। इस बार का इनाम वाकई बहुत शानदार था। सोने के सिक्कों की बात तो अलग ही थी।